यस है ना भाई, यस और नो? यस सर। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन करोगे तो उस डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करने से आपको ये एविडेंस मिलेगा कि हाँ भाई, क्लाइंट का राइट है इस एसेट के ऊपर, है ना। आपने जैसे लैंड, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लैंड लिखा हुआ है तो लैंड की ओनरशिप क्लाइंट की होगी, तभी तो लिखा है। कि किसी और की ओनरशिप की लैंड अपने बुक्स में लिख दोगे, आपकी ओनरशिप है तभी लिखा है ना, यस और नो? यस सर। तो अब एक रिलेवेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। इंस्पेक्शन इज द रिलेवेंट प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर परफॉर्म किसके ऊपर करेंगे? सर टाइटल डीड चेक करेंगे, जमीन के कागज होते हैं, यस और नो? यस सर। एक सेकेंड ना। तो वो जमीन के कागज जो है, लैंड की जो टाइटल डीड है, वो आप इंस्पेक्ट करो, उससे आपको पता चलेगा। तो इंस्पेक्शन से आपको क्या एविडेंस मिल रहा है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का एविडेंस मिलेगा। कोई कंट्रोल ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, इस बात का एविडेंस, है ना। क्लाइंट ने कंट्रोल बना दिया, आपको कैसे पता? तो अगर उस कंट्रोल से जनरेट कुछ डॉक्यूमेंट्स हुए हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है और आज देखा जा सकता है कि भाई ये कंट्रोल अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। से फॉर एग्जांपल, जैसे इनवॉइस स्टैम्प्ड है एज पेड और ऑथराइज फॉर पेमेंट बाय एन एप्रोप्रिएट सिग्नेचर। आप शॉपिंग करने जाते हो, आजकल तो हमारे पास सब बड़े स्टोर्स हो गए ना, जहाँ पे हम जाते हैं और अपने हिसाब से सामान उठाया, ट्रॉली में डाला, फिर काउंटर पे खड़े हुए, फिर बिलिंग कराई। सब करते हैं शॉपिंग ऐसे। आजकल तो यही सिस्टम हो गया धीरे धीरे, हाँ है ना। यस सर। तो जब आप गेट पे आते हो और बाहर निकलते हो तो वहीं गार्ड होता है, वो आपसे बिल मांगता है, उसको स्टैम्प करता है। वो होता है नहीं होता पेड, वो चेक यस करता है, वो स्टैम्प करता है, यस और नो? यस। तो क्या कर, ये कंट्रोल है, किस लिए कंट्रोल बनाया गया है? कि भी कोई पर्सन यहां से बिना बिलिंग करे सामान लेकर के नहीं जाए। दे हम वो अपने बिजनेस को नुकसान होने से बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वो कंट्रोल बनाया है। अब एज अ ऑडिटर मेरे को ये देखना है कि ये कंट्रोल है। तो हो सकता है मैं किसी दिन बाहर खड़ा हो जाऊं, कोई कस्टमर जब बाहर निकल के आया उसको रोका, उससे उसका बिल लिया और देखा कि वो उस पे स्टैंप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर स्टैंप लगा हुआ है इट मींस कंट्रोल काम कर रहा है ना, यस और नो? यस सर। इट्स ऑपरेटिंग। तो वो कंट्रोल अपना काम किया या नहीं किया, ठीक है, उस चीज के एविडेंस के लिए इंस्पेक्शन जैसे प्रोसीजर को यूज लिया जा सकता है। क्लियर है, समझ में आया, यस और नो? यस सर। कट ऑफ पीरियड का एविडेंस मिल सकता है, जैसे आप इनवॉइसेस की डेट, इनवॉइस अगर आप उठा करके देखोगे तो उनकी डेट्स वगैरह आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, और कंफर्म सेल्स वैल्यूज एंड परचेज कॉस्ट, सेल्स की वैल्यूज कंफर्म इंस्पेक्ट कर सकते हैं, परचेज की कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो जनरली ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब आप देखते हो ना, उसके लिए इंस्पेक्शन जैसा प्रोसीजर यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, अब इंस्पेक्शन आपका फिजिकल इंस्पेक्शन भी हो सकता है ना। इंस्पेक्शन फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि एसेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस वेरीफाई करना है। अब बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है एसेट, एसेट है तो कहाँ है एसेट? इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होगी, तो आप जब जाकर के वो देखोगे, इट इट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्पेक्शन ना। कि हाँ भाई, मैं गया, मेरी आंखों से मैंने देखा, वो फिजिकली वहीं एग्जिस्ट करता था। तो किसी भी एसेट के एग्जिस्टेंस का अगर आपको एविडेंस चाहिए तो आप इंस्पेक्शन करके आ सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। वैल्यूएशन का, अगर कोई डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन के लिए अवेलेबल है तो उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है ना। नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन। इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा फर्क है। ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्विंग समथिंग, कोई काम कर रहा है उसको काम करते हुए देखना, ये ऑब्जर्वेशन है। यही होता है भाई ऑब्जर्वेशन, इतना सही है। यस। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि भाई आप गए दुकान के बाहर, किसी कस्टमर को रोका, उसका बिल चेक किया, उस पे स्टैम्प था, ये इंस्पेक्शन था। लेकिन आप एक जगह पे खड़े हो गए और आपने देखा कि वो गार्ड अपना काम कर रहा है, नहीं कर रहा, जब भी कोई बाहर निकल रहा था तो उससे बिल मांगता है, स्टैम्प लगाता है, जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, आपने कंट्रोल को परफॉर्म होते हुए ऑब्जर्व किया। क्लियर है, यस और नो? यस सर। ये है प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस को देखना खड़े होकर के,
प्रोसीजर को परफॉर्म होते हुए, इट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन से भी कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इस बात के एविडेंस मिलते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन इन लोगों ने बताई है कि ऑब्जर्वेशन आपको सिर्फ ये एविडेंस देता है कि जब ऑब्जर्व कर रहे थे तब वो काम कर रहा था। अब गार्ड को पता है अगर उसे ऑडिटर देख रहा है तो वो अपना काम करेगा ही सही ना, है ना। उसको पता है कि मुझे देखा जा रहा है काम करते हुए, तब तो वो करेगा ही सही काम। हाँ या ना। अब लेकिन आपके जाने के बाद और आपके आने से पहले भी वो उसी तरीके से काम कर रहा था ही कर रहा था, इस बात का एविडेंस आपको ऑब्जर्वेशन नहीं देगा। क्लियर है, समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो कंट्रोल जिस टाइम पे ऑब्जर्व किया गया उस टाइम पे परफॉर्म हो रहा था, ऑपरेट हो रहा था, इस बात का एविडेंस आपको ऑब्जर्वेशन जैसे प्रोसीजर से मिलेगा। ठीक है। आप ऑन ऑफ इवेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री काउंट हमेशा नहीं होता, तो जब होता है आप गए आपने देखा। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स जो सर्टेन टाइम पे होते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे इवेंट्स को होते हुए ऑब्जर्व किया जा सकता है। इससे एविडेंस मिल जाता है उनके बारे में कि हाँ भाई ये परफॉर्म किया गया। क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट इंक्वायरी है, इंफॉर्मेशन मांगने को इंक्वायरी कहते हैं ना। अब ये मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस है लेकिन वीक एविडेंस होता है। जब भी कोई एविडेंस आप इंक्वायरी से कलेक्ट करोगे तो उसको कोरैबोरेट करने के लिए आपको एडिशनल एविडेंसेस चाहिए होंगी, क्योंकि बड़ा वीक एविडेंस है ना। आपने अपने क्लाइंट से पूछा कोई फ्रॉड तो हो तो नहीं रहा, तो उसने मना कर दिया नहीं हो रहा कोई फ्रॉड। ठीक है, अब ये जानकारी है, इट इज ऑल्सो एन एविडेंस, बट ये तो बहुत वीक एविडेंस है ना कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ होगा। यस और नो? Yes, sir. इट इज वेरी वीक एविडेंस। तो आपने इंक्वायरी करी तो है, लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए आपको एडिशनल एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमारे इंक्वायरी का ही पार्ट है, वो हमारी रिटर्न इंक्वायरी है ना। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में इंक्वायरी होती है। ठीक है, अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन, लेकिन एक्सटर्नल बाहर से, क्लाइंट के बिजनेस से बाहर के लोगों से मांगा गया कंफर्मेशन है। जैसे कि आपके क्लाइंट के जो सप्लायर्स हैं, ठीक है, वो सब बाहर के लोग हैं। तो आपके क्लाइंट ने बताया कि मैं इस पर्सन से इस पर्सन को इतना पैसा देना है, मतलब उसने डिटेल्स की लिस्ट आपको प्रोड्यूस करी। अब आपको वेरीफाई करना है कि क्या वाकई इतने लोगों से पैसा ये मांगता है या नहीं मांगता है, या देना है या नहीं देना, जो भी बात है। ठीक है, तो आप उन लोगों से पूछ सकते हो, बट डायरेक्टली एक्सटर्नल कंफर्मेशन उनसे रिटर्न रिस्पॉन्स मांग सकते हो कि भाई ये पैसा ड्यू है, या ये पैसा देना है नहीं देना, है ना भाई? यस और नो? Yes, sir. तो ये भी एक तरह की इंक्वायरी है, लेकिन ये इंक्वायरी वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी, क्योंकि थर्ड पार्टी बाहर से एक्सटर्नल एविडेंस से मिला है आपको। थर्ड पार्टी डायरेक्टली अगर आपको रिस्पॉन्स कहती है। इनके एग्जांपल्स हैं, सर्कुलराइजेशन हो गया, रिसीवेबल का हो गया, पेबल का हो गया, बैंक बैलेंस का हो गया, पेनल्टीज के बारे में लीगल एडवाइजर से कंफर्मेशन मांगना, कोई इन्वेंट्री जो कि थर्ड पार्टी के पास है। तो कोई बैलेंस का एग्जिस्टेंस का एक अच्छा एविडेंस आपको दे सकती है। ठीक है, वैल्यूएशन के एविडेंसेस ये आपको अच्छे दे सकती है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया प्रोसीजर? Yes, sir. देन वी हैव रिकैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन वापस करके देखना, रीपरफॉर्मेंस किसी भी प्रोसीजर को वापस परफॉर्म करके देना, एनालिटिकल प्रोसीजर जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. These are certain examples of analytical procedure: ratio analysis, trend analysis, proof in total। एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपके यूजफुल हैं several assertions का असेसमेंट करने के लिए, at once as the auditor is factually auditing a whole account balance or a class of transaction to see if it is reasonable। now what they are trying to say कि इंडिविजुअली नहीं, आप जब किसी पूरे अकाउंट को ही या किसी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन को एज अ होल जब आप उसकी रीजनेबलनेस चेक करना चाहते हो, तो एनालिटिकल प्रोसीजर वहां आपके काम आएगा। जैसे कि सैलरी एक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है। अभी एक जने की तो सैलरी है नहीं, सबकी सैलरी दिखेगी भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो, कि भाई आपने सारे एम्प्लॉयज को टोटल सैलरी कितनी दी है ना? Yes. यस और नो, सिमरन वैदिक? Yes, so
तो अब आपको रीजनेबलनेस चेक करना है, तो इंडिविजुअली चेक करेंगे, वो तो बात अलग है। तो अगर मेरे 10 एम्प्लॉय हैं, हर किसी को मैं ऑन एन एवरेज 25,000 रुपये सैलरी देता हूँ मंथली। ठीक है, तो एवरेज सैलरी मंथली सबकी कितनी हो गई? 2.5 लाख रुपए हो गई, है ना भाई? कितनी हो गई? महीने के 2.5 लाख रुपए हो गए ना एवरेज सैलरी? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. और साल Yes. के कितने हो जाएंगे? एनुअल कितना हो गया? 15 lakhs. 30 लैक्स। Yes. Yes, sir. तो 30 लाख रुपीस एवरेज सैलरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सैलरी लिखी हुई है 40 लैक्स। नाउ इट क्रिएट अ रीजनेबल डाउट कि ये कहीं मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं होगा, नहीं होगा? आपको लग रहा है रीजनेबल नहीं है? इससे इतनी 10 लाख रुपए ज्यादा सैलरी कैसे आ रही है? ऑन एवरेज इतनी ही होनी चाहिए सैलरी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जो भी डेविएशन है वो देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। तो यहाँ उसको एक एक जो है एक आइडेंटिफिकेशन हुआ, एक उसको प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म अप्लाई करने वाली जगह है ना अब ये, कि भी ऐसा क्यों हुआ है, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो आप उसके रीजंस फाइंड आउट करोगे, आप यहाँ पे सब्सटेंसिव टेस्टिंग ज्यादा करोगे। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर्स को दूसरे ऑडिट एविडेंस को कोरैबोरेट करने के लिए भी यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, अनयूजुअल आइटम्स को फर्दर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि भी जैसे अनयूजुअल आइटम है, तो ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो अनयूजुअल हो, ताकि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स को इफेक्टिवली यूज करने का एक तरीका है कि ऑडिटर को पहले बेटा एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करनी चाहिए। The auditor needs to be able to create an expectation. It will be difficult to do this. The operations change significantly from the prior. If the changes were planned, the auditor could use forecast as a point of comparison. Although these are inherently unreliable due to the number of estimates involved, in this situation it would be pointless comparing the past result, as the business would be too different to be able to compare effective comparison. It will also be difficult to use analytical procedure if a business had experienced a number of significant on-off event in the year, as these would distort the figure, making comparison to both prior year and budget meaningless. अब ये तो एक इन्होंने बात की है, इन्होंने बोला कि इसको यूज करने का एक तरीका एनालिटिकल प्रोसीजर को, कि आप एक एक्सपेक्टेशन बना लो। वो बनती है कैसे? वो पास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स हैं उसको देख करके बनती है। जैसे हर साल की जो ग्रोथ है सेल में, वो मैंने एस्टिमेशन किया कि हर साल लगभग 10 से 12% बिजनेस ग्रो करता है, मतलब सेल 10 से 12% बढ़ती हुई आ रही है। तो इस साल भी ऐसा होना चाहिए कि 10 से 12% की ग्रोथ हो। यस और नो? Yes, sir. नाउ ये इन्होंने एक बात करी कि अगर प्रीवियस रिजल्ट जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जब तो ये एक्सपेक्टेशन डेवलप करी जा सकती है। लेकिन अगर पिछले साल बिजनेस और इस साल बिजनेस के सर्कमस्टांसेस में फर्क आया है, या स्केल बहुत तेजी से चेंज हुआ है, तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन आप डेवलप नहीं कर सकते। अब मान लीजिए किसी ने 2019 में अच्छा बिजनेस किया, 2020 तक अच्छा बिजनेस किया, 2020 के बाद कोविड आ गया था। 2020, 21, 21, 22, 2 साल हम हमारी दुनिया में लोगों ने कोविड जैसे एक बड़े पैंडेमिक को फेस किया है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, फिर 2022-23 के बाद, तो हम 2022-23 के बिजनेस के लिए 2020 से पहले के किए गए बिजनेस की के बेसिस पर एक्सपेक्टेशन डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थितियां बहुत अलग हो गई थी, है ना? नहीं कर सकते ना, हाँ या ना? नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात मेरी या नहीं? वैदिक, सिमरन, Yes, sir. है ना? आप एक्सपेक्टेशन तभी डेवलप कर सकते हो जब सिमिलर सर्कमस्टांसेस में बिजनेस हो होंगे। तो ये इन्होंने बोला कि वैसे हमको एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी चाहिए, पर हमें देखना चाहिए कि कहीं सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं हुए प्रीवियसली और अभी में, तभी ये काम आपका करेगा। अदरवाइज इन लोगों ने बताया कि एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कीजिए, उसके बाद डिफाइन द डिफरेंस और थ्रेशोल्ड ऑफ वेरिएशन विच इज कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। अब मान लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने एक ट्रेंड देखा कि हर साल 10 से 12% की ग्रोथ बिजनेस में हो रही है।
2022-23 में भी यही था, 2023-24 में भी यही था, अब आएगा 2024-25, 31 मार्च 2025 को खत्म होगा ये ईयर। यस और नो? yes sir, तो जो ऑडिटर है वो अब आने मतलब अभी तो साल चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, सो सेफ नहीं अज्यूम कि इट्स 31 मार्च 2025 एंड द ईयर हैज एंडेड एंड द ऑडिट हैज स्टार्टेड। तो ऑडिटर, क्योंकि अब पीरियड अंडर ऑडिट कौन सा है, अगर मैं 31 मार्च 2025 को ऑडिट कर रहा हूं तो पीरियड अंडर ऑडिट कौन सा हो गया, ये बताओ। अगर मैं 31 मार्च 2025 को ऑडिट कर रहा हूं तो पीरियड अंडर ऑडिट कौन सा है? 24-25, 24-25। आया समझ में सिमरन एंड वैदिक? Yes, sir. ठीक है, तो 24-25 ईयर का पीरियड अंडर ऑडिट है। तो 24-25 से 23-24, 22-23, 21-22 इन सालों का ट्रेंड मैंने स्टडी किया कि यार हर साल 10 से 12% की ग्रोथ है इस बिजनेस में। तो उसी के हिसाब से 2024-25 में भी ग्रोथ होनी चाहिए। नाउ एक वेरिएशन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 10 से 12% ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एक वेरिएशन ले सकता हूँ, 2% लेस 2% मोर, हो सकता है कि 10 की जगह 8 हो सकता है कि 12 की जगह 14 हो जाए, 15 हो जाए। दिस इज एन एक्सेप्टेबल वेरिएशन। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2024-25 के 8% से 15% के बीच में वेराय करते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है, इतना बिजनेस में ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? yes sir, तो एक एक्सपेक्टेशन जो थी वो 10 से 12% की थी, उसमें मैंने वेरिएशन अपना निकाल लिया कि 2% कम हो सकता है, 2% हायर साइड पे ज्यादा हो सकता है, लोअर साइड पे ये हो सकता है। तो 8 से 15% का वेरिएशन चलेगा सेल में। तो 2023-24 में जो सेल हुई, उस सेल के कंपैरिजन में इस साल या तो 8% बढ़ा होगा या मैक्सिमम साइड पे 15% बढ़ा होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है भाई, समझ में आया? यस और नो? मिनिमम मेरे को लग रहा है कि 8% तो ग्रोथ होनी चाहिए। अब अगर मैंने इस साल का जो रिजल्ट निकाला और वो इस वेरिएशन में फॉल करता है, जब तक तो ठीक है, अगर वो वेरिएशन में फॉल नहीं कर रहा, 20% 25% बिजनेस बढ़ गया इस साल, तो भाई ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतनी सेल आपकी बढ़ गई? ट्रेंड तो ये कह रहा था 10 से 12% वेरिएशन निकाल लिया, 8 से 15 हो सकता था, पर 20% 25% सेल बढ़ी। माइट भी कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। आया समझ में? यस और नो? yes sir, ठीक है, तो आपको इस तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज लेना होता है। तो एक्सपेक्टेशन डेवलप कीजिए। ठीक है, डिफरेंस और थ्रेशोल्ड वेरिएशन ऑफ वेरिएशन निकालिए जो एक्सेप्टेबल हो। रिकॉर्डेड और एक्सपेक्टेड अमाउंट के बीच का डिफरेंस निकालिए। जैसे अभी मैंने देखा, रिकॉर्डेड अमाउंट तो 20% था और एक्सपेक्टेड अमाउंट मेरा 15% ही है। ठीक है, तो ये 5% एक्सेस क्यों आ रहा है? ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा अगर वो मेरी एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया बेटा? आगे पढ़े। yes sir, सिमरन वैदिक समझ में आ गया कैसे यूज करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स को? ध्यान रख लो, सुन लो, वापस से याद हो जानी चाहिए चीज। हमें एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी है, हमें एक्सेप्टेबल वेरिएशन निकालना है, एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करो, वेरिएशन एक्सपेक्टेड वैल्यूज में और एक्चुअल वैल्यूज में डिफरेंस निकालो, वो डिफरेंस एक्सेप्टेबल है या नहीं है ये देखो, अगर नहीं है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? यस और नो? yes sir, ठीक yes है, sir, उसके अलावा अब ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स या आप यूज करोगे या नहीं करोगे, कुछ फैक्टर्स पे हैं। ठीक है, असर्शंस, किस तरह के असर्शन अंडर स्क्रूटनी है, डेटा कितना रिलायबल है, क्या जो आपने एक्सपेक्टेशन डेवलप करी है वो प्रिसाइज है मटेरियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में या नहीं है ना? ये आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन आपकी वेग तो नहीं है, कि वो होनी चाहिए वाकई इस तरह की कि भाई वो उससे एक हमको मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो। ठीक है, क्या जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है रिकॉर्डेड अमाउंट एक्सपेक्टेबल में वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसी तरीके से हम लोग इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? यस और नो? yes Yes, sir, sir. तो पहले ये देखना पड़ेगा कि जो
असर्शन आप अंडर स्क्रूटनी है क्या, उसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर वाकई रिलेवेंट प्रोसीजर है नहीं। हर चीज के लिए आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर इफ इन केस आई एम सीइंग फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, इसके लिए क्या एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल है? प्रोसीजर आपको इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस चेक करनी है। अब इसमें आप एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करोगे? रिलेवेंट है ये प्रोसीजर? ये बताओ। क्या इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए वो तो वहां जाके देखनी पड़ेगी ना कि वो इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है नहीं करती। आप एनालिटिकल प्रोसीजर से कैसे पता लगा लोगे कि वो इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है वहां पे? बताओ भाई, रिलेवेंट हुआ ये प्रोसीजर? नो। नहीं। तो बोलो ना नो सब। सिमरन वैदिक? Yes, नो sir. सर। नहीं हुआ. नहीं हुआ ना। तो आप जो असर्शन अंडर स्क्रूटनी है वो एक बार देखो कि क्या उसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है। तो ऐसे बैलेंसेस जो कि प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम होते हैं उनके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो आपके सूटेबल होते हैं। ठीक है। जो डेटा जहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है ना वहां ये सूटेबल भी नहीं है। उसके अलावा डेटा रिलायबल होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ऑल इन ऑल एनालिटिकल प्रोसीजर डिपेंड तो वही डेटा पे कर रहे हैं जो रिकॉर्डेड डेटा है, उसी के ऊपर बेस्ड है भाई ये पूरा प्रोसीजर। यस और नो? यस। तो अगर डेटा रिलायबल नहीं है तो फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म करने का कोई पर्पस नहीं बनता। तो रिलायबिलिटी, इसके बाद एक्सपेक्टेशन आप जो डेवलप करते हैं ये बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड एंड एक्सपेक्टेड अमाउंट, ये हो गया। अब ये हमारा यहाँ तक टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट हमारा रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स आ गया। हम बेटा किन किन लोगों के काम पे रिलाय करके उनसे एविडेंस कलेक्ट करा सकते हो। वैसे एविडेंस कलेक्ट करने का काम किसका होगा? कौन करेगा ये काम? है? कौन करेगा ये काम एविडेंस कलेक्ट करने का, प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिटर के, ऑडिट प्रोसीजर्स? ऑडिटर। डाउट है क्या इसमें किसी को? सिमरन वैदिक कि सर ये Yes, प्रोसीजर्स sir. कौन परफॉर्म करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? नो जल्दी सर। बताओ भाई। तो बोलो ना आंसर क्या है इसका, कौन करेगा प्रोसीजर परफॉर्म? ऑडिटर। ऑडिटर। तो मुंह से बोला करो ना, क्या हो गया है? सर ऑडिटर करेगा। तो ऑडिटर को ही करना है, उसी की जिम्मेदारी है, उसी की आंसरबिलिटी है, उसी की अकाउंटेबिलिटी है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब उसी की है। ठीक है। काम अब, लेकिन इस काम को करने में वो अदर देन अपनी टीम, ऑडिटर की खुद की टीम है बेटा काम करने के लिए। ठीक है। उसकी अपनी खुद की ऑडिट फर्म में उसके खुद के एम्प्लॉयज हैं काम करने के लिए, लेकिन स्टिल उन लोगों की जगह ऑडिटर अदर देन कुछ लोगों को काम करा सकता है, उनके काम को अपने यूज में ले सकता है। वो है एक तो एक्सपर्ट, इंटरनल ऑडिटर, इसके अलावा एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, समझ में आया कौन कौन लोग हैं ये? एक एक्सपर्ट है, एक इंटरनल ऑडिटर है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। यस सर। सबसे पहले एक्सपर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। एक्सपर्ट बताया दो तरीके के होते हैं। एक तो एक्सपर्ट ऑडिटर का ही एक्सपर्ट होगा, उसी का टीम का मेंबर होगा। एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट की टीम का मेंबर हो सकता है। मैनेजमेंट तो क्लाइंट हो गया हमारा। कौन है क्लाइंट इसमें से? मैनेजमेंट क्लाइंट हो गया। यस सर। ISA 500 मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के काम को यूज लेने के लिए परमिट करता है। ISA 620 में हमारे खुद के उसकी बात करिए। एक्सपर्ट्स आपके लॉयर्स हो सकते हैं, एक्चुअरीज हो सकती हैं, वैल्यूअर्स हो सकती हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो मैनेजमेंट का एम्प्लॉय का ही क्लाइंट है वो तो। क्या उसके काम को यूज में लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, वो हम लोग देख लेते हैं। ISA 500 कहता है कि अगर ऑडिटर अपने अलावा किसी और के काम पे ऊपर रिलाय करके एविडेंस, किसी और के काम के ऊपर या उसके थ्रू कलेक्ट किए गए एविडेंसेस के ऊपर रिलाय करना चाहता है, वो भी कौन? अगर वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, तो पहले ऑडिटर को इवेल्युएट करना है
एक्सपर्ट की कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। देखो, जो क्वालिटीज ऑडिटर में होनी चाहिए वही क्वालिटी उस एक्सपर्ट में भी होनी चाहिए, वही क्वालिटी उस दूसरे पर्सन में भी होनी चाहिए जिसके काम के ऊपर वो रिलाय कर रहा है ना। मैं ऑब्जेक्टिव हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं कंपिटेंट हूं। तो अगर जो मैं सब कुछ हूं वही पर्सन वो होना चाहिए दूसरा जिसके काम को मैं यूज में लेने वाला हूँ। ठीक है भाई, समझ में आ गया, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब लेकिन कई जगह पे ऑडिटर खुद कंपिटेंट नहीं है, ऑडिटर अकाउंट्स अच्छे से जानता है। जानते हो नहीं जानते हो? Yes, Yes, sir. sir. जैसे मैं ऑडिटर बोलता हूँ ना तो अपने आप को फील क्या करो कि सर हमारी बात कर रहे हो, करते हो नहीं करते फील? करता है ना सर. हाँ, करा करो ऐसे ना। सो जब फील करना चालू करोगे तो पढ़ने का मन करेगा कि नहीं यार ये चीज हमारे बारे में बात करी जा रही है ना, तो और थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ोगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि भी देखो, लेकिन ऑडिटर हर चीज के एक्सपर्ट नहीं होगा। आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छे से पढ़ी, आपने कॉस्टिंग बहुत डीप में पढ़ी, तो मुझे वो सब कुछ उतना अच्छे से नहीं आता, मैं लॉयर हूँ। तो मेरी फील्ड की एक्सपर्टीज मेरे पास है, वो तो मेरे पास ही होगी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ऐसे मैं रियल में भी लॉयर हूँ, मैं सिर्फ मजाक इस बुक की बात नहीं कर रहा, मैं रियल रियल में भी लॉयर ही हूँ, है ना। तो अब मेरी एक्सपर्टीज है किसी चीज के अंदर, अब लेकिन अगर मैं आपके क्लाइंट का एम्प्लॉय हूं तो मेरे काम को यूज लेने से पहले किसी मैटर में आपको ये देख लेना चाहिए कि क्या मैं कंपिटेंट हूँ, क्या मैं कैपेबल हूँ और क्या मैं ऑब्जेक्टिव हूँ, क्योंकि जो मैं आपको काम करके दूंगा वो एक एविडेंस होगा, है ना। तो उसके ऊपर आप रिलाय तभी करोगे जब मैं ऑब्जेक्टिव हूँ। अगर क्लाइंट के से दबा हुआ हूँ, क्लाइंट से डरा हुआ हूँ, तो वो तो वैसे ही मेरा एम्प्लॉय, ये सब चीजें हो सकती है। तो मेरे काम को यूज मत कीजिए, तो पहले तो देख लीजिए कंपिटेंट, कैपेबल, ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। उसके बाद ऑडिटर आंख बंद करके मेरे काम के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, उसको मेरे काम को समझना पड़ेगा। मतलब अगर आप लॉयर से बात करो तो उससे अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि कैसे किया ये सब कुछ ना आपने, तो वो वर्क अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी। अप्रोप्रिएट ऑफ द एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर द डिलीवरी। तो जिस काम के लिए आपने उस पर्सन के को यूज किया, उससे एविडेंस मांगा, वो एविडेंस कितना एप्रोप्रिएट है रिलेवेंट असर्शन के लिए, ये आपको इवेल्युएट करना है। क्लियर है, समझ में आया बेटा यहाँ पे? Yes, sir. इवन दो काम आप नहीं करोगे, काम वो एक्सपर्ट करेगा, लेकिन उसके काम की अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी उसके काम को यूज आप कर सकते हो। आया समझ में, आया ना? Yes, sir. बाकी ये तो चलो एक बात हो गई कि अभी हमारा ये मैनेजमेंट का एम्प्लॉय था। बाकी फिर आपके खुद के एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, आपकी टीम में खुद के एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, और वही सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर ऑडिटर के पास खुद के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे वो अपनी टीम के अंदर एक्सपर्ट्स रख सकता है। तो जब आप किसी आपकी जो फर्म होगी, जो भी ऑडिट फर्म में कल को नौकरी करने जाओगे या खुद की ऑडिट फर्म बनाओगे, तो सब ऑडिटर्स ही नहीं होंगे वहां पे दूसरे भी लोग होंगे जो दूसरी फील्ड से आए होंगे। ठीक है, हो सकता है आपको वहां पे टेक्निकल लोग मिले, आईटी के लोग मिले। अब बोलोगे सर आईटी के लोगों का ऑडिट फर्म में क्या काम है? आपको तो यही लगेगा ना क्या काम है, ये सुनो, लगेगा नहीं लगेगा? Yes, sir. लगेगा. लगेगा कि सर एडवोकेट्स का क्या काम है, आईटी के लोगों का क्या काम है यहाँ पे? तो ऐसा नहीं उनका काम है, क्योंकि जिन बिजनेसेस को आप ऑडिट करोगे वहां अब, स्पेशली हम तो एसीसी बेसिकली यूके की है ना, तो वहां अब सब चीजें कंप्यूटराइज्ड ही होती हैं। तो उन सिस्टम्स को समझने में वही आईटी एक्सपर्ट ही आपकी मदद करेगा। आप उसको इस तरीके से नहीं समझ पाओगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, कैसे वो काम करती है, वो सब चीजें आपको कौन बताएगा? वो तो आईटी एक्सपर्ट ही बताएगा। यस और नो? Yes, sir. इवन आपको आईटी एक्सपर्ट्स भी मिलेंगे, एडवोकेट्स भी मिलेंगे, सब तरह के लोग होंगे। तो आपकी खुद की ऑडिट फर्म में एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है यहाँ पे किसी एसोसिएशन के लिए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, तो आप रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना है, अब आप कर सकते हो क्या किसी जमीन का वैल्यूएशन, की जमीन की आज की डेट में क्या वैल्यू होगी? आप निकाल सकते हो, आपके पास है एक्सपर्टीज वो?
निकाल लोगे वैल्यूएशन की सर इस जमीन की क्या वैल्यू होगी, खुद के घर की वैल्यूएशन कर लोगे क्या वैल्यू है हमारे घर की? जल्दी बताओ, कर लोगे क्या? वो सर नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते ना? कौन करता है आपको? अगर अपने घर की वैल्यूएशन करानी होगी तो कौन करेगा ये वैल्यूएशन, पता है आपको? प्रॉपर्टी ब्रोकर। प्रॉपर्टी ब्रोकर जो होता है। ब्रोकर थोड़ा ना करते हैं वैल्यूएशन। Valuer. वैल्यूअर तो सब वैल्यूअर ही है। वैल्यूअर कौन वैल्यूअर, क्या क्वालिफिकेशन होगी उसकी? सब वैल्यूअर ही है, जो भी वैल्यूएशन कर रहा है वो सब वैल्यूअर है। क्या बिल्डर होगा। क्वालिफिकेशन होगी जो आपकी घर की वैल्यूएशन करेगा? बिल्डर होगा। क्या होगा? बिल्डर। बिल्डर। वाप वापस बोलना तो वैदिक, क्या बोला मैं समझ में नहीं आया। यस सर, बिल्डर बोला। बिल्डर थोड़ा करेगा यार, कि बिल्डर कोई क्वालिफिकेशन है क्या? बिल्डर तो Bank or financial institution. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मैं क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूँ। अरे सिविल इंजीनियर करेगा ना। यस सर। सिविल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ते हैं बच्चे, यही तो पढ़ते हैं। या आर्किटेक्ट होगा वो करेगा, है ना? उन लोगों का Yes. काम है, हाँ। सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उनका काम है वैल्यूएशन वैल्यूएशन करना। आर्किटेक्ट्स होते हैं, मतलब सिविल इंजीनियर के बाद आर्किटेक्ट का लाइसेंस मिलता है उन लोगों का काम। जैसे आप ऑडिटर का प्रोफेशन हो वैसे आर्किटेक्ट्स भी होते हैं। ये क्वालिफिकेशन होती है ना। वैल्यूअर क्या होता है? वैल्यूअर तो सब वैल्यूअर ही है ना? तो इट विल बी द क्वालिफिकेशन। तो किसी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन निकालनी है। अब आप ऑडिट करने गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिल्डिंग की वैल्यू लिखी हुई है, तो वो वैल्यूएशन आप थोड़ी ना कर पाओगे। वो वैल्यूएशन आपको किससे करवानी पड़ेगी? वो एक आर्किटेक्ट से वैल्यूएशन कराना पड़ेगा, या फिर एक सिविल इंजीनियर से आपको वैल्यूएशन करना। वो ऑथराइज्ड होते हैं इसकी वैल्यूएशन करने के लिए, ठीक है? Yes, sir. ये जनरली आपको देखने के लिए इतना इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जब आप लोन लेते हो, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन लोगों की सर्विस लेता है। वो उन सिविल इंजीनियर्स को या आर्किटेक्ट्स को आपको घर भेजेगा, वो घर की पूरा इंस्पेक्शन करते हैं, नापते हैं, साइज वाइज डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, फर्नीचर देखते हैं क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ। और उनके खुद के आप अभी स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो ना, कि भाई ऑडिट कैसे होगी, हाँ या ना? वैसे उनको वैल्यूएशन करने के लिए स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। तो वो उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर वो वैल्यू निकाल के डिटर्मिनेशन करते हैं कि हाँ भाई, एज पर दी स्टैंडर्ड्स ये इस घर की इस जगह की वैल्यू ये होनी चाहिए, ये इसकी मार्केट वैल्यू होगी। उसी के बेसिस पर बैंक लोन देता है। वरना बैंक लोन कैसे देगा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में? उसको कैसे पता चलेगा कि क्या वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की, है ना भाई? है? आया समझ में? आगे पढ़े? Yes, sir. ठीक है, तो ये यस सर। एक बात हो गई। तो इसके अलावा एक्चुरियल कैलकुलेशन एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो एक ये सब सर्विसेज आप समझो, है ना? एट अ वेरी इनिशियली मैं ये बात बताना चाहता हूँ, देखो, कि जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपका स्कोप बहुत वाइडर है चीजों का ना। आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। हमारा जो जो इकोनॉमिक्स है या जो इकोनॉमी है, उसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और आप अगर अवेयर नहीं हो तो आप एक अच्छी ऑडिट नहीं कर सकते। टू बी अ गुड ऑडिटर आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है ना? यस और नो? टर्म जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी अच्छी टर्मिनोलॉजी डेवलप होगी। अभी मुझे नहीं लगता ये सब सर्विसेज के बारे में आपने कभी पढ़ा है। एक्चुरियल कैलकुलेशंस के बारे में सुना है कभी पहले? नहीं सुना Sir, है? जो analyze करते हैं financial cost या uncertainty या policy making. ये पॉलिसी मेकिंग नहीं, ये बेसिकली रिस्क कैलकुलेशन करते हैं। अभी किसी शिप का इंश्योरेंस करना होगा इंश्योरेंस कंपनी को, तो कैसे पता चलेगा कि इसका प्रीमियम क्या डिटरमाइन करें हम लोग, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है ना? तो वो प्रीमियम कैलकुलेशन करने के लिए रिस्क इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, उसका भी वैल्यूएशन होता है। वो जो वैल्यूएशन करता है उसको एक्चुरियल बोलते हैं, ठीक है? Yes, sir. इसके अलावा से फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस रिजर्व्स का एस्टिमेशन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का, लॉ का, रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन है, तो फिर एडवोकेट्स हो गए, ठीक है? कोई टैक्स कंप्लायंस इशू का कॉम्प्लेक्स करना है, तो टैक्स जो
हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी मदद लेनी पड़ती। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो आज का टाइम कंप्लीट हो गया, कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना? कोई डाउट है तो बता दो फटाफट। No, sir, no doubt. समझ में आया सिमरन वैदिक जो पढ़ाया आज? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. घर पे रिवाइज कर लेना, कल कोई डाउट तो पूछना, आगे कल कंटिन्यू करते हैं। बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. बाय।